वेलकम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड के अध्याय 2 को पढ़ने चल रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मात्रक एवं मापन। आज इसके अंतर्गत हम लोग विमाओं को पढ़ने चल रहे हैं कि विमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज है आपके कंपटीशंस में और आपकी सामान्य 11th और 12th में भी। तो भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं, इनको हमको जानना है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मापन हो सकता है। सिंपल, एक लाइन में तुम लोग यह डेफिनेशन हेडिंग डालकर लिख लो। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, हेडिंग डालोगे, लिखोगे क्या? ऐसी राशियाँ जिनका मापन संभव हो वह फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, कार्य, शक्ति, दाब, आवेग, संवेग, इतनी चीज़ें आदि। तो बहुत सी राशियाँ हो गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी की विमाएं निकलने चल रही हैं। तो भौतिक राशियाँ वो हैं जिनका मापन हो सकता है। द फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या ऐसी भी राशियाँ हैं जो नहीं होती? क्या राशियाँ ऐसी भी होती हैं जो भौतिक राशियाँ ना हो? तो होती हैं। जैसे गंध। गंध क्या है? ओडर। अगर हम कहें गंध है, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, गंध है, तो क्या हम कहते हैं कि गंध 4 है, 5 है, 10 है? क्या गंध का कोई मात्रक है? क्या गंध को हमने कभी मापा है? नहीं। वो तीक्ष्ण हो सकती है, कम हो सकती है, वो हमारे अंगों की सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। उसको नापा नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? राशियाँ तो हैं, गंध एक राशि तो है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरह से एक लाइन में तुमने डिफरेंशिएट कर लिया, अंतर जान लिया कि ऐसी राशियाँ जिनका मापन होता है या जिनका मापन संभव हो वही क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियों में भी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनसे मिलकर सारी राशियां बनी हुई हैं। ऐसी राशियों को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि आधारभूत राशियां। ठीक है ना? तो आधारभूत राशियां या आधार राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो आधारभूत राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि आधारभूत राशियाँ, आधारभूत राशियाँ या इन्हीं को मूल राशियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ। तो ये हेडिंग डाल दो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आधारभूत राशियाँ या मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या है? तो तुम लोग लिख लोगे, ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हों तथा जिन्हें एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें एक दूसरे में किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता। मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे में किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता, मूल राशियाँ या आधारभूत राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर मूल राशियाँ क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, जो तीव्रता है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है और ये 7
मूल राशियाँ हो गई, है ना। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, 7 हो गई। अच्छा, अगर हम कहें कि क्या लंबाई को समय में बदल सकते हो? क्या 1 मीटर को 1 सेकंड में बदला जा सकता है? आंसर है नहीं। क्या 1 घंटे को 1 किलोग्राम में बदला जा सकता है? नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ ही मूल राशियाँ हैं, आधारभूत राशियाँ हैं, जिन्हें एक दूसरे में किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता। तो ये राशियाँ हम लोग लिखने चल रहे हैं बेटा, मूल राशियाँ, ठीक है ना। और इनके जो प्रतीक होंगे वो, तो मूल राशियाँ पहली बेटा है लंबाई, फिर द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इनके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री राशियाँ भी हैं, है ना। कुछ पूरक राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ कौन हैं? 2 पूरक राशियाँ हैं, वो है कोण और घन कोण, है ना। तो ये 2 राशियाँ क्या हैं? हमारी अतिरिक्त राशियाँ हैं, जो कि मूल राशियों का ही काम ये भी करती हैं। तो लंबाई का जो प्रतीक होगा, लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हो? लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हो। द्रव्यमान को M से, समय को T से। देखो यहाँ राशि का प्रतीक है, ये क्या है? राशि का प्रतीक। ताप को, अब चूंकि समय T से आ गया है, तो ताप को दूसरे अक्षर से दिखाया जाता है, कैपिटल K, या ये कैपिटल थीटा है, ये कैपिटल थीटा। ज्योति तीव्रता, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोण का इसका कोई सिंबल नहीं है, कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन स्मॉल थीटा, ठीक है। और घन कोण को ओमेगा, ये W की तरह होता है लेकिन ओमेगा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां हैं और राशियों के प्रतीक हैं। मूल राशियों के जो सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं, इनको ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक की परिभाषा, मूल मात्रक का मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान्य SI पद्धति में जो मात्रक लिए गए हैं इन मूल राशियों के, उन्हें ही हम मूल मात्रक कहते हैं। और लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ये सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। सेकंड नहीं लिखेंगे, कुछ लोग का पे एक ही मात्रा लगा देते हैं, सेकंड होता है। ताप का जो मूल मात्रक है वो केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल। कोण का रेडियन। ये क्या है? स्टेरेडियन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि घन कोण क्या होता है और कोण क्या होता है। कोण तो जानते ही हो, घन कोण बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से मूल राशियों के जो SI मात्रक होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक होते हैं, उनको हम लोग
मूल मात्रक कहते हैं। और ये क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल, रेडियन और स्टेरेडियन। तो इस तरह से कोई भी राशि जो होगी वो इन्हीं 7 और 2 9 राशियों से मिलकर ही बनी होगी। भौतिक विज्ञान में कोई भी राशि इन्हीं राशियों से मिलकर बनी हो सकती है और ऐसी राशियों को हम लोग फिर कहेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों से मिलकर जो राशियाँ बनती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, तो मूल राशियाँ क्या हैं? मूल राशियों का जो प्रतीक है वो क्या है? और मूल राशियों के जो मात्रक हैं अंतर्राष्ट्रीय SI पद्धति में, या जो MKS पद्धति पर आधारित पद्धति है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति पर जो आधारित अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति है वही SI पद्धति होती है। ठीक, तो SI पद्धति में ये मात्रक तुम्हारे हैं। अब हम लोग को अगली चीज़ जो लिखनी है वो क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। तो हमने मूल राशियाँ लिख लिया, मूल मात्रक लिख लिया। अब हेडिंग डालोगी, मूल राशियाँ, मूल मात्रक दोनों की परिभाषाएं लिखोगे पहले और फिर ये चार्ट बना लोगे। ठीक, अब तुम लोग हेडिंग डालोगे क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है ना। सभी हेडिंग की अंग्रेजी तुम्हें जरूर आनी चाहिए। यूपी बोर्ड के बच्चों को इनको बोलते हैं बेटा डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स नहीं, क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। और इनके जब मात्रकों को लोगे तो वो डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ बेटा हेडिंग डाल दो और आगे डैश करके लिखो। ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो ये व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। जैसे अब व्युत्पन्न राशियों में इनके अलावा जितनी भी राशियाँ हैं सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेग, बल, कार्य, दाब, शक्ति, कार्य, ऊर्जा आदि। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? जैसे क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें से कौन सी राशि शामिल है? लंबाई। यहाँ लंबाई जो है वो एक व्यापक अर्थों में है। यहाँ लंबाई का मतलब ये नहीं है कि इस बोर्ड की लंबाई या किसी कमरे की लंबाई या इस तरह से। लंबाई का मतलब कोई भी लंबाई। मूल राशियों में लंबाई का तात्पर्य एक विस्तृत रूप में है, यानी कि कोई दूरी होगी वो भी लंबाई होगी, मोटाई होगी वो भी लंबाई होगी, गहराई होगी वो भी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी वो भी लंबाई होगी, मोटाई होगी वो भी लंबाई होगी, विस्थापन होगा वो भी लंबाई होगी, परिधि होगी वो भी लंबाई होगी, जीवा की लंबाई होगी वो भी लंबाई होगी। तो कहने का मतलब परिमाप होगा वो भी लंबाई होगी। तो इस तरह से यहाँ लंबाई व्यापक अर्थों में है। इसी तरह से द्रव्यमान भी व्यापक अर्थों में है। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान, कैसा भी द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान ही होगा। ठीक, तो अब बेटा मूल राशियों में लंबाई को L से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से, समय को कैपिटल T से, ताप को कैपिटल K या कैपिटल थीटा से, ज्योति तीव्रता को CD से, विद्युत धारा को I से, पदार्थ की मात्रा को MOL मोल से। तो ऐसी चीज़ों पर व्युत्पन्न राशियाँ निर्भर करती हैं। वह चीज़ें, वह राशियाँ हमारी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमने देखा कि जो क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर कर रहा है। अगर क्षेत्रफल हम कह रहे हैं तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि लंबाई में भी मूल राशि लंबाई शामिल है और चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है।
तो बताओ क्षेत्रफल में लंबाई कितनी बार शामिल है? आंसर है 2 बार। एक बार लंबाई के रूप में, एक बार चौड़ाई के रूप में। इसी तरह से अगर हम कहते आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है, ये आयत का क्षेत्रफल है। तो लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो इस तरह से यहाँ पर मूल राशि कई बार शामिल है? 1 2 3। यहाँ मूल राशि कई बार शामिल है? लंबाई यहाँ कई बार शामिल? 2 बार। तो मूल राशि, किसी भौतिक राशि में मूल राशि कितनी बार शामिल है, इसी को बताने के लिए विमाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग अगर कहें तो क्षेत्रफल में मूल राशि लंबाई कई बार शामिल है? 2 बार शामिल है। और आयतन में मूल राशि लंबाई, भाई इन तीनों के लिए मूल राशि लंबाई ही होगी। मूल राशि लंबाई 3 बार शामिल है। ठीक है, 3 बार शामिल। तो इस तरह से कोई भौतिक राशि अगर व्युत्पन्न राशि है तो उसमें मूल राशियां 1 बार शामिल हो सकती है, 2 बार, 3 बार, और अनुक्रमानुपात में शामिल हो सकती हैं, व्युत्क्रमानुपात में शामिल हो सकती हैं। इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हम लोग विमाओं का उपयोग करते हैं। अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे विमाएं। हेडिंग क्या डाल देंगे? विमाएं, यानी कि डायमेंशंस। तो देखो, मूल राशि की विमाएं तो तुम लोग जाने हो। जो मूल राशियां होती हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लंबाई को कैपिटल L से, द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को कैपिटल T से, ताप को कैपिटल K या कैपिटल थीटा से, विद्युत धारा को कैपिटल A से, CD से कैंडेला को, यानी कि क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता को, और पदार्थ की मात्रा जो है अल्प मात्रा होती है मोल से। तो विमाएं क्या होती हैं? तो भौतिक राशि की विमाएं यह बताती हैं कि किसी भौतिक राशि में मूल राशियां कितनी बार शामिल हैं। ठीक है ना? तो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इसको तुम लोग लिख लो। हेडिंग डाल लो, विमाएं, डायमेंशंस, और लिखना शुरू करो। किसी भौतिक राशि की विमाएं यह बताती हैं कि उस भौतिक राशि में मूल राशियां कितनी बार शामिल हैं, कितनी बार शामिल हैं। ये तो हो गया। लाइन चेंज करो। अब वो डेफिनेशन हम बता रहे हैं जो तुम्हें लिखा पढ़ी में मिलती हैं, या कभी ये तुम्हें कोई पढ़ाता है, तो वो डेफिनेशन भी तुम लोग लिखोगे। लिखो, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों ब्रैकेट में मूल राशियों M, L, T, K या थीटा, A आदि पर चढ़ाते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है भाई। जो घाते होंगी वो बताएंगी कि कितनी बार शामिल है। तो अभी चलते हैं। जैसे अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, क्षेत्रफल की विमा को कैसे लिखते हैं? क्षेत्रफल की विमा बराबर क्या हो जाएगा? देखो बेटा, जब भी विमा लिखना होता है तो एक बड़ा कोष्ठक हम लगा देते हैं।
एक बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल एल से। यहाँ पर राशि के प्रतीक को हम लोग लिखेंगे एल से। चौड़ाई भी क्या है मूल राशि में? वो भी कैपिटल एल है। तो एल इंटू एल क्या हो गया बेटा? एल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें नहीं पता लग रहा है कि चौड़ाई है कि लंबाई है, लेकिन ये ज़रूर पता लग रहा है कि लंबाई है, और लंबाई की घात यहाँ क्या आ गई? 2 आ गई। यही 2 ही विमा होती है। इसी 2 को क्या कहा जाता है? विमा। लेकिन अगर ये खाली 2 लिखा रहता तो कैसे पता लगता कि ये लंबाई में 2 है, लंबाई की घात 2 है। यहाँ पर क्षेत्रफल की विमा L की घात 2 के रूप में व्यक्त की गई है, तब ये कहा जाता है कि क्षेत्रफल में लंबाई जैसी चीज़ 2 बार शामिल है। क्षेत्रफल में लंबाई कै बार शामिल है? 2 बार शामिल है। अब चाहे ऐसे लिखो कि क्षेत्रफल में लंबाई जैसी चीज़ 2 बार शामिल है, एक बार लंबाई के रूप में, एक बार चौड़ाई के रूप में, या इसी को कहा जाता है कि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। अगर यहाँ पर लिखा जाता है तो इसको लिखने का सही तरीका है क्षेत्रफल की विमा क्या है? लंबाई में 2 है। सही प्रेजेंटेशन यही है, क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। इसका अर्थ कि क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार शामिल है। किसी भी रूप में वो लंबाई हो सकती है, दूरी के रूप में हो सकती है, गहराई के रूप में हो सकती है, वो यहाँ विमाओं से पता नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर पता लगता है कि मूल राशि लंबाई कै बार शामिल है? 2 बार। तो क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। अब इतना लंबा बार बार लिखना पड़े तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए वैज्ञानिक फोरियर ने ही इन विमाओं की खोज की है। तो फोरियर के बारे में आप लोग आगे की कक्षाओं में बहुत बृहद चीज़ें पढ़ेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये सब चीज़ें बहुत है, फोरियर एनालिसिस है, तो पढ़ेंगे वो सब चीज़ें। फोरियर ने कहा कि इनको अगर शार्ट में दिखाना हो तो किस तरह दिखाओगे? तो उन्होंने कहा कि लंबाई को एक मूल नाम दे दिया जाए एल, तो एल की घात 2 अगर कोई लिख दे तो वह ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर अगर कोई लिखता है तो वह जान जाओ कि क्षेत्रफल की विमा 2 है, वो भी किस में? लंबाई में। मतलब लंबाई 2 बार शामिल है। ठीक, अगर यही मान लेते एल की घात ऋण 2 होता तो इसका मतलब है कि लंबाई में 2 बार तो शामिल है, लेकिन व्युत्क्रमानुपात में। भाई एल की घात अगर ऋण 2 होता, कोई भौतिक और राशि हो तो 1/L स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब है कि 2 बार तो शामिल है, लेकिन अनुक्रमानुपात में वो 2 बार ना होकर व्युत्क्रमानुपात में है। तो ये चीज़ें हमको जाननी है। तो विमाओं को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। जहाँ तुम लोगों ने वो डेफिनेशन लिखी थी, विमाओं को एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से ये विमाएं हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर भौतिक राशि की विमाएं तो आ गई, तो विमाएं केवल उन घातों को कहा जाता है। लेकिन केवल अगर हम ऐसे 2 लिख देते, क्षेत्रफल की विमा 2 है, तो कैसे पता लगता कि ये लंबाई में 2 है, कि समय में 2 है, कि ताप में 2 है? तो इसलिए क्षेत्रफल की विमा को एल की घात 2 के रूप में लिखा जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये विमाएं 2 तो हैं, लेकिन वो लंबाई में हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को विमाओं का पता लग गया। ठीक है ना। अब हम लोग विमीय सूत्र जानेंगे। तो विमाएं क्या होती हैं, तो ठीक है। अब क्या है विमीय सूत्र? विमीय सूत्र तो जब किसी भौतिक राशि की विमाओं को MLT पर चढ़ाकर लिखते हैं तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? लिख लो, इसका होता है डायमेंशनल फार्मूला। देखो विमाएं हैं तो वो केवल घातों को विमाएं कहते हैं। जैसे एल स्क्वायर है तो वो कहते हैं क्या कि लंबाई में 2 है, तो वही 2 जो है वो विमाएं हैं। लेकिन जब हम लिख लो
जब हम किसी भौतिक राशि की विमाओं को यम एल टी के ए आदि की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक, जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र अगर हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र यानी कि विमाओं को प्रदर्शित करने का अलग तरीका, तो ये क्या हो जाएगा L2। तो ये L2 जो है ये विमीय सूत्र है। और केवल विमाएं क्या है, यही दो। अगर कोई पूछे विमा क्या है तो कहोगे क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। जब इस तरह से लिखोगे तो वो विमाएं हैं, यहाँ विमा केवल 2 है, लेकिन जब यल के ऊपर चढ़ा कर लिख दी तो ये विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अगर इसको और विस्तृत लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो M0 L2 T0, यानी कि इसमें द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, केवल लंबाई है, वो भी घात 2 में 2 बार। ठीक है ना। अब तीसरा है विमीय समीकरण। 3 चीज़ों में याद रखना, विमाएं केवल उन घातों को कहते हैं जब यम एल टी पर चढ़ा कर लिख दो प्रॉपरली सही रूप से, तब यह विमीय सूत्र हो गया। अब विमीय समीकरण, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तीनों में अंतर याद रखना। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में बेटा 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है ना। लिखो, जब किसी भौतिक राशि को उसकी विमाओं के बराबर करके लिख दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसकी विमाओं के बराबर लिख दिया जाता है तब इस प्रकार प्राप्त सूत्र को विमीय समीकरण कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन प्रदर्शन करने का जो तरीका है जब वो बदल जाता है थोड़ा से, तब इनमें अंतर थोड़ा बहुत आता है। तो विमीय समीकरण का मतलब, जैसे देखो बेटा अभी हम लोग क्या लिखे, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या आया था, ये L2 आ गया, या M0 L2 T0। अब अभी ये विमीय समीकरण सूत्र है। अब अगर हम ऐसे लिख दें, देखो इधर बेटा, क्षेत्रफल, देखो भौतिक राशि को क्षेत्रफल बराबर ये लिख दिए क्या, M0 L2 T0। तो क्या भौतिक ये क्षेत्रफल की लंबाई पर निर्भरता क्या बदल गई, यहाँ भी वही है, जो पीछे विमाएं निकाले थे वहाँ भी वही है, हर चीज़ वही है, बस प्रदर्शन का तरीका बदल गया। यहाँ पर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हम हिंदी में लिख रहे हैं, यहाँ पर उसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो इसमें एक बायां पक्ष आ गया, एक दायां पक्ष आ गया, तो यह क्या है, हमारा विमीय समीकरण आ गया। तो बहुत माइन्यूट अंतर है, लेकिन इनसे विमाएं नहीं बदली, भौतिक राशि की विमाएं वही हैं। अब चाहे इस रूप में लिखो, चाहे इस रूप में लिखो, और चाहे लिखो क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से विमाएं क्या हैं, विमीय सूत्र क्या है और विमीय समीकरण क्या है, इस चीज़ को हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि विमाओं को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों का मालूम होना आवश्यक है। या तो हमें मात्रक मालूम होने चाहिए, या तो मात्रक मालूम होने चाहिए, और या तो हमें उस फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह राशि बन रही है। अगर हम यहाँ पर राशि लिखें, यानी कि भौतिक राशि, यहाँ पर उसका सूत्र लिखें, राशि का सूत्र, और यहाँ पर विमाएं लिखें, तो बड़े आराम से हम इन काम को कर सकते हैं। चलो, पहली भौतिक राशि हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आप लोग इसी तरह से बढ़िया से नोट्स बना लेना रजिस्टर बनाकर,
और इस पर हम लोग काम करने चल रहे हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी। तो चलो इसकी विमाएँ अगर हम लोग लिखते हैं तो लंबाई को यल लिखोगे, चौड़ाई को भी एल, तो ये क्या हो जाएगा L2। हो गया कि नहीं? इसको L2 पढ़ो या L² पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ L2 पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि लंबाई में 2 है, तो केवल ये 2 ही विमाएँ हैं। विमाएँ केवल उन घातों को कहा जाता है। यह अलग बात है कि अगर वो घाते हैं तो किस में है, लंबाई में है, द्रव्यमान में है, समय है, ताप है, किस में है, तो वो जानने के लिए मूल राशि के ऊपर ही उनको चढ़ाते हैं। दूसरा बेटा बताओ, अब तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा तो अपने आप तुम कर सकते हो। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे, ये बराबर लगा ही दो, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताओ लंबाई के लिए क्या यूज करोगे? L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L, तो क्या हो गया L3। फाइनली अंत में बड़े कोष्ठक में जरूर लिख देना। क्षेत्रफल आयतन हो गया। अब चलो बेटा घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की विमा क्या है बताओ? द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हो? m से, बटा आयतन की विमा देखो निकाले हो, यल की घात 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये आगे आया तो यम यल की घात -3। अब देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि घनत्व की विमाएँ क्या हैं, तो यहाँ घनत्व की विमा द्रव्यमान में 1 और लंबाई में 3 है, मगर लंबाई में 3 यह व्युत्क्रमानुपात में है। देखो नीचे आया है, यहाँ -3 क्यों आया? क्योंकि यह यल की क्यूब नीचे था। तो यहाँ पर घनत्व में लंबाई जैसी चीज़ 3 बार शामिल है और द्रव्यमान जैसी चीज़ 1 बार शामिल है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अनुक्रमानुपात में शामिल है और लंबाई 3 बार व्युत्क्रमानुपात में शामिल है। तो ये दिमाग लगाने की चीज़ है। चौथा देखो बेटा, घनत्व आ गया। अब हम लोग देखते हैं चाल। चाल क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। तो दूरी को क्या लिखोगे? दूरी के लिए फिर वही यल आएगा। हमने कहा था कोई भी लंबाई यल होती है, चाहे वो दूरी हो, समय दूरी हो, विस्थापन हो, परिधि हो, परिमाप हो, ये और समय को t लिखोगे तो यल t की घात -1। देखो यहाँ विमाओं में ना सारी चीज़ों को एक ही लाइन में लिखते हैं, बटे में कोई चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है ना। उसको हम ऊपर ले आकर घातों को धन या ऋण में कर देंगे तो यल t -1, यानी कि लंबाई में 1 बार है, समय में भी 1 बार है, लेकिन समय में 1 बार व्युत्क्रमानुपात में है और लंबाई में 1 बार अनुक्रमानुपात में है। अब चाल के बाद अगर हम कहते हैं वेग, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। अब बताओ विस्थापन को क्या लिखोगे? वो भी यल, क्योंकि वो भी एक दूरी है, लंबाई है, तो यह भी हमारा हो जाएगा LT -1, यह यल समय t, तो LT -1। अब हमारा आएगा त्वरण, बहुत इम्पॉर्टेंट। त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। तो वेग की जो विमा होगी वही वेग परिवर्तन की होगी। अगर हम कह रहे हैं वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 10 से जब 20 हो रहा है तो जो परिवर्तन हुआ वो भी तो वेग ही है। तो वेग और वेग परिवर्तन एक ही विमा होगी, ताप और ताप परिवर्तन एक ही होगा, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल परिवर्तन एक ही विमा होगी। तो वेग का परिवर्तन भी वेग ही होगा, यानी कि LT -1 बटा समयांतराल यानी कि समय, ये हो जाएगा t। तो LT -1 यहाँ ऊपर जाएगा तो ये भी t -1 हो जाएगा। t अगर ऊपर जाएगा t -1 होगा और t -1 t -1 t -2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि त्वरण में लंबाई 1 बार शामिल है और समय 2 बार व्युत्क्रमानुपात में शामिल है। एक विमाएँ और हम लिखेंगे, ये है बल। बल बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणे
त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि m इंटू त्वरण क्या अभी निकाले LT-2, तो ये हो जाएगा mLT-2, ठीक है ना। तो ये अगर कोई तुमसे पूछे बल की विमाएँ क्या हैं तो तुम सीधे अब यही बोलोगे mLT-2। ये नहीं कि द्रव्यमान में एक, इधर यल में एक, उन्हीं का शॉर्ट मेथड है ये विमाओं को व्यक्त करना। इसलिए अब त्वरण की विमा LT-2, वेग की विमा LT-1 है, घनत्व की विमा mL-3, क्षेत्रफल की विमा L², आयतन की विमा L3, बल की विमा mLT-2। इस तरह से तुम्हें अब बोलना है और इसी तरह से तुम्हें याद करना है। तो आज हम लोगों ने इन 7 विमाओं को पढ़ लिया। इन 7 विमाओं को तुम लोग को याद करके रखना है। अभी और विमाएँ आने वाली हैं, इनको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज ये पूरी नोट तुमको बनानी है और बढ़िया से इन पर काम करना है, ठीक है ना। इतनी विमाएँ लेकिन हमको याद करके रखनी है। बढ़िया से नोट्स बनाओ और याद करो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।